टीचर विषय गौड़। आज मैं आपके लिए सामान्य कंप्यूटर का टॉपिक लेकर आया हूँ और सामान्य कंप्यूटर में भी हमारा जो आज का टॉपिक होगा आज की क्लास का वो होगा नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन कौन से हैं? जैसे आपका क्वांटम कंप्यूटर है, क्वांटम जो कंप्यूटर है वो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जो आने वाली जनरेशन है। इसके बाद नैनो कंप्यूटर है, वो भी नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। डीएनए कंप्यूटर है, वो भी नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। और केमिकल कंप्यूटर। इन चार कंप्यूटरों के बारे में आज हम जानेंगे, इनकी कार्य पद्धति के आधार के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज की हमारी क्लास का टॉपिक, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर। इसमें नैनो कंप्यूटर देख लेते हैं। पहले नैनो कंप्यूटर क्या है? नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर, नैनो ट्यूब्स, नैनो कंप्यूटर में नैनो ट्यूब्स का विकास किया गया है जिसका व्यास जो है 1 मीटर होता है, ठीक है, तक हो सकता है। इसके प्रयोग से अत्यंत छोटे वे विशाल क्षमता वाले कंप्यूटरों की परिकल्पना की गई है। मतलब जो नैनो कंप्यूटर है, ये कहा गया है कि नैनो कंप्यूटर के आने से एक तो कंप्यूटर का जो आकार है वो छोटा और भी छोटा हो जाएगा, और नैनो कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, भंडारण की क्षमता है, वो और भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना का उपयोग हुआ है। याद रखना, पदार्थ की जो आणविक संरचना है वो किस प्रकार के कंप्यूटरों में प्रयोग की गई है या की जाएगी, तो वो होगी आपकी नैनो प्रकार के जो हमारे कंप्यूटर है उनका प्रयोग उसमें किया जाएगा। क्लियर है यहां तक के? ये था आपका क्वांटम नैनो कंप्यूटर। एक बार फिर देख लीजिएगा नैनो ट्यूब्स का, इसमें नैनो में नैनो ट्यूब्स लगाई गई है जिसका व्यास 1 नैनोमीटर होगा, ठीक है, और इसके प्रयोग से ये अत्यंत छोटे हो जाएंगे और भंडारण की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, और नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना का उपयोग किया जाएगा। दूसरा है हमारा क्वांटम कंप्यूटर, इसे देख लेते हैं। विद्युत किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। याद रखना, क्वांटम जो कंप्यूटर है उसमें जो विद्युत किरणें हैं उनमें जो ऊर्जा कलेक्ट होगी तो वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण कर सकते हैं या तेजी के साथ घूमते हैं या तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। किसमें? क्वांटम कंप्यूटर में। क्लियर है? तीसरा पॉइंट है सीधा, इस कारण मतलब ये जो तेजी के साथ इसमें भ्रमण करते हैं इलेक्ट्रॉन, इस कारण इन्हें एक साथ 0 और 1 की स्थिति में गिना जा सकता है। 0 और 1 क्या है? बाइनरी नंबर है हमारा, 0 और 1। तो 0 और 1 की जो कार्य पद्धति है उसके आधार पे इन्हें गिना जा सकता है। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है इसका क्वांटम कंप्यूटर का, वो है क्वांटम कंप्यूटर की मेमोरी को कहाँ में मापा जाता है? क्यूबिट में। आप याद रखना, क्वांटम जो कंप्यूटर है इसकी जो मेमोरी होगी उसे जो मापा जाता है वो क्यूबिट में मापा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यही दे देगा, किस कंप्यूटर की मेमोरी को क्यूबिट में मापा जाता है? क्वांटम कंप्यूटर की। जबकि जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं उनकी मेमोरी को हम बिट में मापते हैं। जो नॉर्मल कंप्यूटर है उन्हें बिट में मापा जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा जो कंप्यूटर है वो है डीएनए कंप्यूटर। याद रखना, डीएनए, इसमें जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन दे देगा, जैविक पदार्थ डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग किस प्रकार के कंप्यूटरों में किया जाएगा? डीएनए कंप्यूटरों में, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए या प्रोटीन के उपयोग करके डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जाता है। मतलब डाटा जो है संरक्षित मतलब इकट्ठा किया जाता है और प्रोसेस आगे की प्रक्रिया में बढ़ाई जाती है, ठीक है। किसके प्रयोग होने से? प्रोटीन और डीएनए का प्रयोग होने से, ठीक है। तीसरा इसका पॉइंट है, डीएनए कंप्यूटरों को बायो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आया था कई बार एग्जाम में
कि किस प्रकार के कंप्यूटरों को बायो कंप्यूटरों के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखना डीएनए जो कंप्यूटर है उन्हें बायो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। और डीएनए कंप्यूटरों में डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। चौथा कंप्यूटर है हमारा केमिकल कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो है केमिकल कंप्यूटर। इसमें गणना के लिए याद रखना, गणना के लिए पदार्थ व रासायनिक गुणों का सांद्रण, गुणों व सांद्रण का उपयोग किया जाता है। गुणों के कर लिया आप इसे। ठीक है, देखो केमिकल जो कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर है हमारा, इसमें गणना के लिए पदार्थ में रासायनिक गुणों के सांद्रण का उपयोग किया जाता है। पदार्थ और जो रासायनिक जो केमिकल चीजें हैं उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और नॉट है सामान्य कंप्यूटरों की जो मेमोरी है उसे किसमें मापा जाता है, बिट में मापा जाता है। तो ये था हमारा अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसके बाद हम देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्क ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। देखिए इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण। मतलब कार्य के आधार पर क्या मतलब यह है कि किस कंप्यूटर का कार्य किस क्षेत्र में बेहतर किया जाता है और क्या उसके कार्य है, कैसे वो फंक्शन करता है, कैसे वो अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। तो यही है तकनीक के आधार पर कंप्यूटरों को, टेक्नोलॉजी के आधार पर याद रखना कंप्यूटरों को 3 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर, क्या तो कार्य पद्धति के आधार पर क्वेश्चन पूछ ले तब भी 3 भाग है, या फिर तकनीक के आधार पर पूछ ले तब भी 3 भाग है। तो दोनों का आंसर 3 ही 3 होगा। ठीक है, नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन यही दे देगा एनालॉग, डिजिटल या हाइब्रिड कैसे कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपको कार्य पद्धति के आधार पर इन्हें 3 भाग है, या फिर क्वेश्चन दे देगा कार्य पद्धति के आधार पर कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है। ठीक, इनके इसमें चौथा ऐड कर देगा कोई भी। तो देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। पहला एनालॉग समय के साथ साथ परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग कहते हैं। मतलब जैसे जैसे समय की डिमांड बढ़ती जा रही, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही, कार्य पद्धति हटके बढ़ती जा रही, पहले कुछ और कार्य था अब कुछ और कार्य, नए नए कार्य आते जा रहे, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही, तो उसी के आधार पर समय के साथ साथ परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियों को एनालॉग कहा जाता है। एनालॉग का डिवाइडेशन कैसे होता है, तापक्रम के आधार पर, दबाव के आधार पर, विद्युत वोल्टेज के आधार पर, ये 3 आधार पर इसे हम एनालॉग राशि कह सकते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर में डाटा को निरूपण लगातार बदलने वाली राशियों के रूप में होता है। मतलब जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उनमें जो डाटा बदलता रहता है वो क्या होता है, राशियों के रूप में होता है। याद रखना एनालॉग कंप्यूटर में डाटा का निरूपण याद रखना लगातार बदलने वाली राशियों के रूप में होता है, बार बार एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटरों की गति अत्यंत धीमी होती है। अगर पूछ ले एनालॉग कंप्यूटरों की गति है मध्यम, अत्यंत धीमी, तेज, बहुत ही तेज, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर आपका अत्यंत धीमी। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर वर्तमान में याद रखना एनालॉग कंप्यूटर वर्तमान में कार्य या प्रचलन से बाहर हो गए हैं। मतलब वर्तमान में इनका प्रयोग अब नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनकी गति बहुत धीमी थी और अब क्या है, कार्य जल्दी होना चाहिए, वेरी फास्ट स्पीड होनी चाहिए। ये सब चीजें को देखते हुए ही कंप्यूटरों में भी परिवर्तन लाया जा रहा है। ठीक है, तो अब एनालॉग जो कंप्यूटर है वो कार्य प्रचलन से बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट है
एक साधारण हाथ या दीवार की घड़ी, हाथ की घड़ी, हाथ की वॉच या दीवार की वॉच, इनका एनालॉग में प्रयोग होता है। वाहन का गतिमीटर, बाइक का, कार का, स्कूटर का, एक्टिवा का, इनका जो गतिमीटर होता है कितनी स्पीड में चल रही है उसमें भी, और वोल्ट मीटर, ये सभी एनालॉग के उदाहरण हैं। ठीक है, तो वॉच में भी एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग है, दीवार घड़ी में भी, वाहन की गति स्पीड मीटर में भी, और आपका वोल्ट मीटर में, ये सब एनालॉग के उदाहरण है। क्लियर है यहां तक के? दूसरा है नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, ये वाला डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। वर्तमान में प्रचलित सभी कंप्यूटर डिजिटल प्रकार के, मतलब जो फिलहाल चल रहे हैं 21वीं शताब्दी में जो कंप्यूटर है हमारे, वो सभी डिजिटल प्रकार के कंप्यूटर है। आप याद रखना, वर्तमान में कौन से कंप्यूटर चल रहे हैं? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इन कंप्यूटरों में आंकड़ों को पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। मतलब आपने देखा कि पल्स, जैसे हमारी पल्स होती है, नब्ज होती है शरीर की, बॉडी की, तो इसमें भी नंबर आते रहते हैं पल्स में। तो इनमें जो डिजिटल कंप्यूटर है, इनमें जो आंकड़े कलेक्ट होते हैं वो पल्स के रूप में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक दीवार घड़ी भी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच भी आ रही है हाथ की, और इलेक्ट्रॉनिक स्पीड मीटर भी आ रहा है। अब ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक की चीजें आ रही है और वो डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। ठीक है, इसमें गणना के लिए द्विअंक पद्धति, द्विअंक मतलब जिसे कहते हैं हम बाइनरी नंबर 0 और 1 का प्रयोग होता है। किस कंप्यूटर में? डिजिटल कंप्यूटर में। किसका प्रयोग? द्विअंक पद्धति या बाइनरी नंबर का प्रयोग होता है, और इनकी जो गति है वो तेज है, स्पीड फास्ट है। किस कंप्यूटर की स्पीड फास्ट है? डिजिटल कंप्यूटरों की स्पीड फास्ट है। क्लियर? एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं। डिजिटल कंप्यूटर में वर्तमान में जो प्रचलित कंप्यूटर है वो कैसे है? डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़ों को पल्स के रूप में रखा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर कार्य करते हैं। द्विव पद्धति या द्विआधारी नंबर 0 और 1 का प्रयोग होता है, और इनकी जो गति है वो कैसी है? वेरी फास्ट, तेज गति, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, हंसते हंसते याद करो क्लासों को, हंसते हंसते पढ़ो, कभी भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने की, ये मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, आप एंजॉय के साथ क्लास को पढ़ो, ये देखो कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस तरह प्रयोग में हो रही है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आज के बाद आप बोलने के नहीं डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर, तीसरा, ये डिजिटल व एनालॉग, ये जो है ना पहले 2 कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल, इन दोनों का मिश्रण है ये। ठीक है, डिजिटल आधार पर भी और हाइब्रिड उस पर भी। डिजिटल व एनालॉग दोनों कंप्यूटरों का मिश्रण है, मतलब दोनों कंप्यूटरों की टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। इनमें गणना में प्रोसेस के लिए डिजिटल रूपों का प्रयोग होता है, डिजिटल रूपों का ही प्रयोग होता है। इनके इनपुट व आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग होता है। याद रखना, किस कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर में। ठीक है, गणना प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूपों का प्रयोग किस कंप्यूटर में किया जा रहा है? हाइब्रिड कंप्यूटर में। ठीक है, डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण जो रूप है वो, उन्हें क्या नाम से जाना जाता है कंप्यूटर को? हाइब्रिड कंप्यूटर। इनका उपयोग कहां में होता है ये भी जान लीजिएगा। अस्पताल में, एक्सरे मशीन वगैरह में, या फिर जांच के लिए टेक्नोलॉजी में, रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस में और विज्ञान में, इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप याद रखें। तो ये थे आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास। बाकी आपकी इसमें कोई भी, हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं, बाकी इसमें कोई भी आपकी अगर समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या को हम समाधान करेंगे। हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, आप बस कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, और फिर देखना आने वाला जो हमारा एग्जाम है उसमें आपका कितना बेस्ट रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छी तरीके से तैयारी करें और अच्छी तरीके से आगे बढ़ें। चलिए।
मैं आपका अपना टीचर पूछिए। थैंक यू।